ठीक है, तो अगली न्यूज हमारी ये है कि जो अगली न्यूज है वो 33 मत्स्य प्रजातियों यानी मछलियों की प्रजातियों की बात की जा रही है कि हिमालयी क्षेत्र की नदियों से ये विलुप्त होने की कगार पे हैं, यानी कि विलुप्ति का खतरा इन पे मंडरा रहा है। ठीक है, अब कारण क्या है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है और किसने कहा है, ये सभी बातें समझना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो मछलियां हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र से, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में एक शोध के मुताबिक ये कहा गया है कि जो हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं, यानी कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, उन नदियों में जो 33 ऐसी प्रजातियां हैं, कितनी, तो कुल 33 ऐसी प्रजातियां हैं, मछली की प्रजातियां हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं। उनके आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है। अब ये जो प्रजातियां हैं कौन सी हैं और किसने ऐसा कहा है, किस शोध में ये बताया गया है, ये चीजें हम देख लेते हैं। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक ये बताया गया है कि हिमालय क्षेत्र की मुख्य और उनकी सहायक नदियां, इसमें दोनों ही बातें की गई हैं। एक तो उनकी जो मुख्य नदियां हैं और उसके साथ साथ उनकी सहायक नदियां, इन सभी नदियों में जो नदियां हैं उनको मिला करके जो उनमें प्रजातियां पाई जा रही हैं, उनकी 33% प्रजातियां जो हैं वो विलुप्ति की कगार पर हैं। ठीक है, शोध के मुताबिक ये कहा जा रहा है मछलियों की प्रजातियों में महासीर इन प्रजातियों के नाम आप लोग याद रखेंगे कि किन किन प्रजातियों की बात की जा रही है, कौन कौन सी प्रजातियां उसमें शामिल हैं। तो महासीर, भारतीय ट्राउस, विदेशी ट्राउस नामक प्रजातियां, ये सभी उसमें शामिल हैं। और पिछले 4 दशक में ये कहा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में जो मछलियों पर प्रभाव हो रहा है उसकी वजह से, और ये क्या कारण है ये अभी देखेंगे। फिलहाल इसको देखिए कि मछलियां प्रभावित हो रही हैं 33%। अब इसके कारणों की बात करें कि इसमें क्या क्या कारण है, तो कारण में एक तो बदलते, इसमें कहा गया है कि बदलते जलीय पर्यावरण। ठीक है, जल का पर्यावरण धीरे धीरे बदल रहा है और बांधों के सॉरी जो दूसरी बात कही जा रही है कि दूसरा कारण क्या है, तो बांधों के निर्माण, जो भी बांध बनाए जा रहे हैं, जो डैम बनाए गए हैं, उन डैम की वजह से जो पानी स्टोर हो गया है और गहरे पानी में वो मछलियां चली जा रही हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे वो विलुप्ति की कगार पर चली जा रही हैं। और उसके साथ साथ नदियों के प्रवाह में जो आप देखेंगे, अगर कहीं आप फिश लेते, अगर कोई फिश पसंद करता है, अगर वो लेने जाए तो आप लोग देखे होंगे कि जहां पे ये मछलियां बेची जाती हैं वहां पे एक छोटा सा पॉन्ड बनाते हैं और एक छोटा सा मोटर यहाँ पे लगा देते हैं ताकि पानी लगे कि जैसे पानी का प्रवाह लगातार हो रहा है। वो कारण उसका ये है कि जब तक रुका हुआ जल रहेगा तो उसमें मछलियां एक समय के बाद मर जाएंगी। ठीक है, तो उनको जिंदा रखने के लिए, दिखाने के लिए कि मछलियां जिंदा है, उसके लिए वो ऐसा करते हैं, जो मछुआरे होते हैं या फिर जो बेचने वाले होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है, इसी से आप जोड़ करके देखिए, जो नदी का प्रवाह मार्ग है, डैम बनाने की वजह से नदी का प्रवाह मार्ग बाधित हो जा रहा है और उसकी वजह से मछलियां मर रही हैं और वो विलुप्ति की कगार पर जा रही हैं। ठीक है, अगले कारण की बात करें तो अगला कारण यह है कि अवैज्ञानिक दोहन। अवैज्ञानिक दोहन का मतलब यह है कि आप मछली पकड़ रहे हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, मान लीजिए कि बड़ी मछलियां हैं वो एक बेचने के लायक हैं या पकड़ने के लायक हैं, उनके साथ साथ जो छोटी मछलियां हैं वो भी आपके जाल में आ जाती हैं और उसको चाह करके भी लालच में जो मछुआरे हैं वो लालच में आकर के उनको वापस नदी में या फिर जो भी उसका स्रोत है उसमें नहीं डालते हैं और उसको भी, यानी कि परिपक्व होने से पहले की स्थिति में ही उनको पकड़ लिया जाता है, वो जाल में आ जाती हैं तो उनको बेच दिया जाता है। तो इससे पहले कि वो रिप्रोडक्शन करें, जो मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं, अन्य मछलियों को जन्म दे, उससे पहले ही उनको पकड़ लिया जाता है। तो ये भी एक कारण है कि उनका अवैज्ञानिक दोहन हो रहा है। वैज्ञानिक तरीके से यदि दोहन हो तो ये समस्याएं, यानी जो विलुप्ति की कगार पर हैं 33 प्रजातियां, उसकी संभावना कम हो जाएगी। अब इससे जो प्रभाव हो रहा है कि वो मत्स्य जैव विविधता तथा इसका पारिस्थितिकी स्तर और मछलियों की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अभी आप देखेंगे तो जो
नॉनवेज खाने की प्रवृत्ति, यानी कि नॉनवेज में मछलियां भी आती हैं, तो इनको शामिल करेंगे और इनको देखेंगे, इनके आंकड़े देखेंगे तो इस समय तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। जो मांसाहार लोग करते हैं उसमें तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। तेजी से और वृद्धि देखना भी, वृद्धि होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि धीरे धीरे लैंड का जो दायरा है, जो खेती योग्य भूमि का दायरा है, वो धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। एक तरफ हम जंगलों को भी काट रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जितने भी छोटे छोटे जो लैंड हैं जो कृषि योग्य हैं, उसमें या तो घर बनते जा रहे हैं, या फिर सड़कें, या फिर उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों को वो दिए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो उत्पादन हो रहा है, वो उत्पादक जो भूमि है उसका दायरा कम हो रहा है, और दायरा कम होने उसका कारण एक ये भी है कि लोगों में जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, यानी कि जो शराब और उससे संबंधित एल्कोहल का सेवन आप कह सकते हैं कि वो भी बढ़ता जा रहा है। मछलियों की उपलब्धता पर इससे गहरा प्रभाव पड़ेगा, यानी भविष्य में इससे प्रभावित हो सकती है। जल स्रोतों से 50 के दशक के करीब मध्य हिमालय क्षेत्र में यह कहा जा रहा है कि विभिन्न जल स्रोतों से बड़े आकार की मछलियां होती हैं, यानी कि महासीर मछलियों को की बात की जा रही है, उनका शिकार किया जाता था और ये एक आम बात थी। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे इसका अवैज्ञानिक तरीके से दोहन होता जा रहा है, इसकी संख्या कम होती जा रही है। आंकड़े की बात करें, आंकड़े कौन कौन सी मछलियां हैं और उनकी कितनी प्रजातियां, कौन कौन सी मछलियों की प्रजातियों पे कितना प्रभाव पड़ा है, तो देखिए लुप्त प्राय की बात करें तो इसमें कौन कौन सी मछलियों की प्रजातियां हैं। राइमस, बोला, टिकोबार्बस और कोनिराइट्रिस, ये हैं जो लुप्त प्राय हैं, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर हैं। उसके अलावा असुरक्षित प्रजातियों की बात करें, यानी कि कौन सी प्रजातियां असुरक्षित हैं, तो उसमें बात करें तो ये प्रजातियां हैं ये प्रजातियां हैं साइजोथोरैक्स, रिचाइडोसोनी, टॉर, ठीक है, साइजोथोरैक्सिस प्रोजेस्टस। और दुर्लभ प्रजातियों की बात करें तो इसमें डिप्टिकस, मैकुलेट्स और साइजहो ये प्रजातियां हैं, ये दुर्लभ प्रजातियां हैं। इसके अलावा बात करें तो पागोपसिस, स्टोलिजिकी, साइजोथोरैक्सिस और ईसोसाइनस ये प्रजातियां हैं। इसके अलावा इसी में है ग्लिप्टोथोरैक्सस रेटिकुलेटम, ये प्रजातियां हैं जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, और ये भी धीरे धीरे वहां पे, यानी कि हिमालय की जो नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं उनमें से ये विलुप्त हो रही हैं। हिमालय क्षेत्र की परियोजनाओं की बात करें कि जो डैम बनाने की बात हुई है वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो इनकी बात करें तो मनेरी भाली परियोजना है। ये किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1984 में, ठीक है। इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 1984 में। और इसके बाद टिहरी, उत्तराखंड राज्य की बात करें, टिहरी जो परियोजना है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी जिले में के भागीरथी नदी पर यह स्थित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, हालांकि इससे पहले 72 और 78 में देखेंगे इसकी शुरुआत हुई थी। पर्यावरणीय कारणों से बार बार इसको रोका गया था। उसके बाद अंतिम रूप से 2006 में ये शुरू हुई। बांध की ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर यानी 855 फीट है। और टिहरी जल विद्युत परियोजना के तहत 3 प्रमुख इकाइयां हैं, उनके बारे में भी जान लेना जरूरी है क्योंकि ये उस क्षेत्र से संबंधित है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये 400 मेगावाट से संबंधित है। टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना ये 1000 मेगावाट की है। और हिमालय से नदियां जो निकलती हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं, क्योंकि यहाँ पे हिमालय नदियों की बात हुई है। हिमालय से निकलने वाली नदियां और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की गई है। तो 3 नदियां हैं मुख्य रूप से। सिंधु पहली है, सिंधु, इसका अपवाद सिंधु नदी का अपवाद तंत्र। इसका अगर इसके उद्गम की बात करें तो बोखर चू नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, ठीक है। सिंधु नदी की बात की जा रही है। और इसकी लंबाई यदि भारत में बात करें तो 1114 किलोमीटर है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, चेनाब, ब्यास,
सतलुज इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? सिंधु नदी की। जो दूसरी नदी है वो है गंगा नदी, ये भी हिमालय की नदी है, हिमालय से निकलती है इसका ये गंगा नदी। और उसका अपवाह तंत्र की बात करें, उद्गम कहां से होता है? तो गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि ये निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों की संख्या अधिक है, जिसे आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएस और ऐसे एग्जाम में बहुत बार ये पूछ चुका है कि कौन किसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए, इसकी सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, यमुना, सोना, यसोन, टोंस और कर्नासा। ब्रह्मपुत्र है अगली, यानी कि कुल कितनी हो गई? तो देखिए, सिंधु हो गई, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा हो गया, ठीक है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, अपवाह तंत्र कह लीजिए, नदी तंत्र कह लीजिए। ये तीन नदियां हैं जो मुख्य रूप से कहां से निकलती हैं? तो ये हिमालय नदियां हैं, ठीक है। अगर इसके उद्गम की बात करें, ब्रह्मपुत्र के उद्गम की बात करें, तो ये कैलाश श्रेणी के पास चोमयुंग डोंग, सॉरी, ये हिमालय से निकलती है, चेमयुंग डुंग हिमालय से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से, ठीक है। और इसके अपवाह तंत्र की बात करें तो इसके कई सारे अपवाह तंत्र हैं, और आप देखेंगे कि ये असम से होते हुए भी निकलती है। तो कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में कहा गया है, और इन नदियों को आप लोगों को रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, मालाबार अभ्यास की बात करें। मालाबार अभ्यास अभी चर्चा में क्यों है? ये कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको जानना अभी जरूरी है। जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी भारत और जो इसके सदस्य देश हैं, फिलहाल में जो सदस्य देश हैं, कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो इसमें जापान है, अमेरिका है और भारत है। ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य अभी नहीं है, इसमें शामिल, इस युद्धाभ्यास में ये शामिल नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया। तो अभी इसको लेकर के सहमति बन गई है, और भारत ने भी अपनी सहमति जाहिर कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया जाए। किसमें? तो मालाबार सैन्याभ्यास में, ठीक है। तो हाल ही में भारत, अमेरिका और जापान के मध्य होने वाली मालाबार युद्धाभ्यास में यह कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा, उसको लेकर के सहमति बन गई है। तो इसको लेकर के जो एक चीन के साथ और भारत के जो रिलेशन हैं, भारत के रिलेशन चीन के साथ अभी खराब चल ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चीन के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो इसको लेकर के ये चीजें कही जा रही हैं, और कई बार जो चीन है वो कह चुका है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, भारत, ठीक है, ये मिल करके एक गुट बना रहे हैं जो नाटो के जैसा है। और नाटो के बारे में आप लोग पढ़े होंगे विश्व इतिहास में, या फिर आईआर में आप लोग पढ़े होंगे, तो उसको आप लोग याद रखेंगे कि वो एक सैन्य गुट जो बना था, सामुदायिक सुरक्षा पर वो संबंधित है। यानी कि यदि एक देश पर, नाटो के किसी एक सदस्य पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है, तो उस संगठन के सभी सदस्य अपने ऊपर आक्रमण मानेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे जो तुलना करता है चीन, वो इसी से तुलना करता है, और इसी से तुलना करके वो देखता है और आगे बातें वो कहता है, ठीक है। कहता है कि मतलब विरोध करता है कि ये जो गुट बन रहा है वो कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ है। इसीलिए वो लगातार उसके विरोध को ध्यान में रखते हुए भारत, चूंकि पहले स्थितियां सामान्य थी भारत और चीन के रिलेशन को लेकर के, 62 के बाद जो युद्ध हुआ था उसके बाद थोड़ी सी सामान्य हुई थी, और सामान्य चल रही थी व्यापार से लेकर के अन्य सारी चीजें। लेकिन अभी जो आप देखेंगे लद्दाख क्षेत्र में लगातार लगभग 2-3 महीने से विवाद चल रहा है, और कई बार उसको लेकर के वार्ता हुई है दोनों सेना प्रमुखों के मध्य, दोनों सैन्य अधिकारियों के मध्य, यानी कि भारत और चीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अभी कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई है। तो इसी को लेकर के वो लगातार विरोध करता रहा है, और भारत उसी को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो संबंध है वो चीन के साथ खराब न हो, और कहीं ऐसा न लगे कि हम एक सैन्य गुट बना रहे हैं। सैन्य गुट बनाने का मतलब यह है कि चीन के खिलाफ, ठीक है।
तो वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत उसको शामिल करने से कतराता रहा है, मना करता रहा है कि इसको ऑस्ट्रेलिया को मालाबार जो सैन्य अभ्यास है या क्वाड जो समूह है उसमें शामिल ना किया जाए। इससे पहले की बात करें तो 2007 में जो ऑस्ट्रेलिया है 2007 में इस सैन्य अभ्यास में भाग ले चुका है, ठीक है, भाग ले चुका है पहले। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं 2016 में जब विरोध किया था चीन तो वो वापस निकल गया था, यानी कि जो मालाबार सैन्य अभ्यास है उससे बाहर निकल गया था ऑस्ट्रेलिया। अब दोबारा 2016 में जब उसके संबंध चीन से खराब होने लगे ऑस्ट्रेलिया के, तो उसने दोबारा से इसमें शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की वर्ष 2016 में। भारत इसको लगातार इनकार करता रहा है, मना करता रहा है कि नहीं, इसको ऑस्ट्रेलिया को अभी शामिल नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आज ऐसे कौन से कारण है जिसको लेकर के भारत और बाकी जो सदस्य, दो और सदस्य देश हैं अमेरिका और जापान, वो उसको लेकर के सहमत हो गए हैं और उसमें शामिल करने को लेकर के सहमत हो गए हैं। तो भारत इसके पक्ष में नहीं था, बाकी जापान और अमेरिका हमेशा इसके पक्ष में थे कि इसमें उसको शामिल किया जाए, यानी कि मालाबार जो है एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास जो है उसमें शामिल किया जाए इसको। और भारत उस चीज को इनकार करता रहा है, इसलिए इसमें ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं हो पाया। अब इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें देखते हैं। क्वाड की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है और ये किन देशों के मध्य होता है और किन देशों को मिलाकर के होता है। क्वाड का मतलब होता है 4 और वही देश है अमेरिका। अमेरिका की बात कर लीजिए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये इन चारों देशों को मिलाकर के क्वाड कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, ये एक रणनीतिक और सामरिक साझेदारी के नए दौर का स्पष्ट संकेत कहा जा रहा है कि इससे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के इसमें शामिल होने से ये चीजें हो सकती हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मीटिंग हुई थी, मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था और उसी में ये सहमति बनी थी। भारत ने ये कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया को इसमें सदस्यता देने के पक्षधर हैं। अब चूंकि चीन के साथ हमारे संबंध वैसे ही खराब होते जा रहे हैं, जिस तरीके से आप देखेंगे कि लगातार कोशिश की जा रही है, नेगोशिएट किया जा रहा है कि संबंध खराब ना हो, लेकिन चीन बार बार आरोप लगाता है लद्दाख क्षेत्र को लेकर के। लद्दाख आप देखेंगे, लद्दाख क्षेत्र को लेकर के, और वो कई बार इसको लेकर के भारत पे आरोप लगा देता है, भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ने उसको गलत तरीके से अपनी यूनियन टेरिटरी बनाया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। ठीक है, तो भारत इस चीज का दावा करता रहा है कि ये हमारा हिस्सा है और उसमें अवैध अतिक्रमण और देखेंगे घुसपैठ लगातार हो रहा है लद्दाख क्षेत्र में। अब मालाबार सैन्य अभ्यास की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई है वर्ष 1992 में हुई थी। प्रारंभ में भारत और अमेरिका के मध्य ये शुरू हुआ था और उसके बाद 2007 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ और फिर चीन द्वारा विरोध किए जाने के बाद कि ये हमारे खिलाफ एक रणनीतिक सैन्य गुट बन रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता था कि चीन से हमारे संबंध खराब हों, भारत भी नहीं चाहता था कि चीन से हमारे संबंध खराब हों, और उस समय अमेरिका और चीन का कुछ उतना बड़े पैमाने पर आप देखेंगे तो विवाद नहीं था, तो इसलिए उस तरह की समस्या नहीं आती थी। फिलहाल 2007 में शामिल हुआ, उसके बाद से इसमें शामिल नहीं हुआ। 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ और उसके बाद 2016 में दोबारा से जब उसने अपनी आवश्यकता समझी, यानी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जरूरत को समझी और उसके बाद इसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर की, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन और चीन के हितों को ध्यान में रखते हुए और चीन के साथ अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत इसको यानी कि ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने से मना करता रहा है। ठीक है, अभी स्थितियां ये हैं कि भारत शामिल करने के लिए तैयार हो गया है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। भारत बांग्लादेश की प्रतिक्रिया, प्रति व्यक्ति आय।
भारत और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय, और उसको लेकर के जो तुलना किया गया है आईएमएफ के द्वारा, उसको लेकर के विवाद हो गया है। वर्ल्ड बैंक और कई सारी संस्थाएं हैं जो इसके बारे में कई सारी बातें कह चुके हैं। कई सारी बातें कहने का मतलब ये है कि इनकी अर्थव्यवस्था को लेकर के, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। इसने क्या किया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की तुलना करने को लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये दोनों की स्थितियां कैसी हैं और किस तरह की तुलना की जा सकती है, और तुलना जो की गई है वो कितने मानदंडों पर सही है और क्यों सही है, ठीक है। तो देखिए, आईएमएफ के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद विकास जीडीपी ग्रोथ की बात करें, जीडीपी ग्रोथ के मामले में भारत बांग्लादेश से पिछड़ सकता है। ऐसा किसने कहा है? तो आईएमएफ ने कहा है। बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा 4% बढ़कर के ये इतना हो गया है। डॉलर की यहाँ पे बात की जा रही है, उसकी मुद्रा की, यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा की बात नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पे डॉलर की बात की जा रही है। 1888 बताया जा रहा है। और भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो कितना बताया जा रहा है? तो 1877, यानी कि $100 की इसमें कमी की बात की गई है भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में। अब प्रति व्यक्ति आय, आप लोगों को पता है कि प्रति व्यक्ति आय जो हमारी ग्रोथ रेट है, जो हमारी अभी अर्थव्यवस्था है और जो हमारी जनसंख्या है, उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय उसमें से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आईएमएफ के मुताबिक 2020 में एक औसत बांग्लादेशी जो नागरिक हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय एक औसत भारतीय नागरिक से अधिक रहने की संभावना जताई गई है। ऐसा कहा गया है कि ऐसा होगा, यानी कि जो एक बांग्लादेश का नागरिक है उसका और एक भारतीय नागरिक है, अगर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो बांग्लादेश का नागरिक है उसकी प्रति व्यक्ति आय भारत की किसी एक व्यक्ति की आय से अधिक होगी, ठीक है। अब इसमें कई सारे मुद्दे आ जाते हैं। एक तो बात आती है कि जनसंख्या का आकार आप देखेंगे, जनसंख्या का आकार कितना है, यानी कि भारत बड़ा है या नहीं। उसके अलावा आप देखेंगे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कितनी बड़ी है, भारत की वृद्धि दर कितनी रही है। ये सभी चीजें यहाँ पे शामिल कर ली जाती हैं और इन सभी चीजों को यहाँ पे उनको देख करके तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है पिछले कुछ वर्षों में जो बांग्लादेश है उसने लगातार वृद्धि की है और कई क्षेत्रों में वृद्धि किया है और निर्यात उसका तेजी से बढ़ा है। निर्यात का मतलब ये होता है कि आप अपने देश में निर्मित वस्तुओं को किसी दूसरे देश को बेचते हैं, इसी को दूसरे देश में भेजते हैं, बेचते हैं, उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तो उसको हम निर्यात कहते हैं। और भारत का जो निर्यात है वो पिछले वर्ष के निर्यात के मुकाबले अभी कहा गया है कि कम हुआ है, ठीक है। और तो इसी बात को लेकर के कहा जा रहा है। अब परिणाम क्या हुआ? तो पिछले 5 वर्षों में बांग्लादेश की वार्षिक वृद्धि दर जो रही है वो रही है 9.1%, जबकि भारत की वृद्धि दर जो रही है वो महज रही है 3.2%। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेश है भारत के मुकाबले उसकी स्थिति काफी अच्छी है। अब कारण क्या है? जो पहला कारण है आईएमएफ जो बता रहा है, आईएमएफ के मुताबिक ये कहा गया है कि वर्ष 2004 के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से जीडीपी की वृद्धि दर देखी गई है, यानी कि तेजी से उसकी जीडीपी बढ़ी है। हालांकि इस दौर में भारत और बांग्लादेश दोनों की तुलना में तेजी से बढ़ा है, यानी कि भारत बढ़ा है, लेकिन फिर भी बाद की स्थितियां देखेंगे तो बांग्लादेश की वृद्धि जो है वो भारत के मुकाबले तेज रही है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो जनसंख्या इसमें शामिल की जाती है। जनसंख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको मिला करके आप देखेंगे। जो मान लीजिए कि कोई अगर छोटा देश है उसकी वृद्धि दर वैसे ही बड़ी हो जाएगी क्योंकि उसकी आबादी कम है। भारत एक बड़ा देश है तो उसके हिसाब से अगर उसकी प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो उसकी आबादी और उसकी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उससे जब डिवाइड किया जाता है, जितनी पॉपुलेशन है उससे जब डिवाइड करेंगे तो उस हिसाब से
चीजें आपको निकल करके आएंगी कि किसकी वृद्धि दर कितनी है। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि आपकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, आपकी आबादी बड़ी है, तो उस हिसाब से ग्रोथ भी होना चाहिए, क्योंकि जितने मानव संसाधन हैं, जितनी आबादी है, यानी कि उतने हाथ, और उतने हाथ का मतलब उसके दोगुना हाथ, और उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी जो विकास दर होगी उसके हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि बढ़नी चाहिए। तो वो एक उसका क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, इस आधार पर उसकी आलोचना की जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 15 वर्ष की अवधि में भारत की जनसंख्या 21% तेजी से बढ़ी है, यानी कि 21% वृद्धि हुई है पिछले 15 वर्षों में। वर्ष 2007 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी रही है वो भारत के मुकाबले आधी थी, लेकिन 2014 के बाद ये कहा जा रहा है 2014 में दोनों देशों में 70% का अंतर देखा गया था, भारत और जो बांग्लादेश है दोनों देशों के मध्य। ठीक है, उसके बाद यह अंतर जो है, यह अंतर पिछले कुछ सालों में तेजी से कम हुआ है। तेजी से कम होने का मतलब यह है कि बांग्लादेश ने तेजी से रिफॉर्म किया है अपने निर्यात के क्षेत्र में और अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के क्षेत्र में। तात्कालिक कारण क्या है? तात्कालिक कारणों की बात करें तो कोविड-19 का जो सापेक्षिक प्रभाव हुआ है उसका प्रभाव आप देखेंगे कि भारत में जो संक्रमण, जितनी बड़ी जनसंख्या है और संक्रमण के मामले देखेंगे तो ज्यादा है, जबकि जो बांग्लादेश है वहां पे जो संक्रमण के मामले हैं वो कम देखे गए हैं। भारत की जीडीपी में 10% की कमी आई है, अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट मैंने ऊपर बताई उसकी बात कर लीजिए, उसमें कमी आई है। बांग्लादेश की जीडीपी में 4% की कमी आने की उम्मीद की गई है, जबकि भारत में 10% की बात की गई है। तो इस हिसाब से भी बांग्लादेश की जो जीडीपी है और उसकी जो तुलना की है उसको लेकर के बातें कही जा रही हैं, और इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है वो उतना फेयर नहीं है जितना होनी चाहिए, इसीलिए इसको लेकर के विवाद अभी उभर रहा है या देखने को मिल रहा है। हाल ही में आईएमएफ ने यह भी कहा था कि भारत की जो जीडीपी है उसमें जो गिरावट आएगी वो 10% से अधिक की गिरावट आएगी। अब बात करें असम और असम मिजोरम के मध्य जो सीमा विवाद है उस विवाद को लेकर के बातें कही जा रही हैं। आप लोगों को पता होगा कि असम, आप लोगों ने न्यूज अगर देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे चीजें जानने को मिल जाएंगी कि असम और जो मिजोरम है दोनों के मध्य, यानी दोनों राज्यों के मध्य सीमा विवाद को लेकर के एक झड़प हुई है और झड़प में बहुत से लोग घायल हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि जल्द इसका समाधान किया जाए, और दोनों मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की है और बात करके ये कहा है कि ये जो मामला है इसका जल्दी से समाधान किया जाए। अब इसमें देखेंगे यह विवाद कौन से क्षेत्रों में है, कौन से जगह है। तो मिजोरम की बात करें तो कोलासिब है, और कोलासिब के बैरंगते गांव के पास, और असम की बात करें तो कछार जिले के लैलापुर गांव के पास ये घटनाएं हुई हैं। दोनों देशों के मध्य ये विवाद हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी खबरें जो अन्य हैं उसको देख लेते हैं। उच्च शिक्षा में लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई है और ये वृद्धि बढ़ करके 30% पर पहुंच गई है कि 30% जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूं, उन क्षेत्रों में खास करके आप बात करेंगे तो इंजीनियरिंग और चिकित्सा जो प्रोफेशनल जो डिग्रियां हैं और जो एजुकेशन है उनमें 30% की वृद्धि देखने को मिली है। लड़कियों की जो उसमें ग्रोथ रेट है, यानी कि शिक्षा लेने में, वो 30% बढ़ गई है। 2014 की बात करें तो वर्ष 2014 में ये कहा गया था, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जी का कहना यह है कि वर्ष 2014 में ये महज 8% था, 8% था, जो अभी बढ़ करके कितना हो गया है, अभी बढ़ करके ये 30% हो गया है। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अभी एक आयोजन में, उन्होंने संबोधन के दौरान इन्होंने कहा है कि ये इजाफा देखने को मिला है। इसमें एक जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि वो शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग। ठीक है, कौन सी बातें कही गई हैं? री स्किलिंग,
स्किलिंग, री स्किलिंग और अप स्किलिंग। री स्किलिंग का मतलब ये है कि आप स्किल सीख रहे हैं, कौशल सीख रहे हैं। री स्किलिंग का मतलब ये है कि दोबारा आप बदलती तकनीकी के अनुसार आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और अप स्किलिंग का मतलब यह है कि आप पुनः इसको और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इन शब्दों का महत्व है और इन शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये शब्द अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि अगली क्लास है, संजन सर की क्लास है और उस क्लास को आप लोग एंजॉय करिए। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे। जो आज के क्वेश्चन रह गए हैं, कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से क्लास बीच में ब्रेक हुई थी, अब दोबारा से उसका समाधान हो जाएगा और ये आपको चीजें अगली क्लास में करा दी जाएंगी जो चीजें यहाँ पे रह गई हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगली क्लास में मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए न्यूज के साथ। नमस्कार।